ऐसे ही मैं भी आप सबसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो आप सभी को भी वेरी वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ठीक है, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू विद लॉट ऑफ सक्सेस हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ईच वन ऑफ यू। चलो तो फिर आज अच्छे से नोट पे क्लास स्टार्ट करते हैं गुरु पूर्णिमा पे। बेटा वी वर डूइंग द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। क्या किसी को भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें? तो पहले तो आप लोग वो ही बता दो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो। नहीं, चले नो आगे। मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम लोग करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। तो बेटा हम लोगों ने डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन ये सब हम लोगों ने कर लिया था, क्या आप लोगों को याद है? ये देखो हम लोगों ने करा था ना रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। एंथैल्पी हम लोगों ने स्टार्ट करा था टू डिस्कस अराउंड एंथैल्पी। दैट एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। याद है हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस करी थी? स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम, दिख रही। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे रिलेशंस कर लिए। मैं आप लोगों को एक बार साथ साथ आपकी बुक भी दिखा देती हूँ। देखो, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सको कि हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो एक बार बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं बेटा। देखिए, चैप्टर का नाम था केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स हमने इसमें रिवाइज करे थे। फिर हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन ये सब डिस्कस किया। फिर टाइप ऑफ प्रोसेसेस हमने बात करी थी। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, एडियाबैटिक। इसके तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करी थी। फिर हमने बात करा था कि 2 तरीके के काम होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होते हैं जो बहुत छोटे 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 स्टेप्स में होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होते हैं जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं। याद है बेटा हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी? डू यू रिमेम्बर दिस? यस मैम। सबको याद आ रहा है ना कि हमने ये सारी बातें करी थी? बेटा अगर आप में से कोई बच्चे अभी आज क्लास बहुत टाइम बाद ले रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, तो आप YouTube से इसके पुराने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स अच्छे से देख लो, ताकि आपको किसी को कोई डाउट ना हो इसमें। ठीक है? ठीक है मैम। ओके बच्चे, चलो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था? वर्क डन हमने बात करी थी कि वर्क डन जो होता है उसका 2 तरीके का हो सकता है। वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम और वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम। सिमिलरली हीट कैन बी गिवन टू द सिस्टम और हीट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट कैन बी द रिलीज बाय द सिस्टम। याद है इसके बेसिस पर हमने साइन कन्वेंशन की बात करी थी कि इफ वर्क इज यस डन मैम। सिस्टम तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा। सिमिलरली if the heat is being absorbed by the system तो Q पॉजिटिव होगा। बट if the heat is being released by the system, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो Q नेगेटिव होगा। याद है? यस मैम। यस मैम। बाकी सब भी बोलो बच्चे, सिर्फ एक उज्ज्वला की आवाज आ रही है और एक और छोटी सी आवाज आ रही है। यस मैम। यस मैम। आदित्य, बेटा आदित्य पाटिल की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आदित्य आप ही ने ज्वाइन किया हुआ है या किसी और ने ज्वाइन किया हुआ है? मैंने ही ज्वाइन किया है। आदित्य इज दिस योर फर्स्ट क्लास? बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास है? हाँ मैम। अच्छा, तो बेटा हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें चल रही है। आप एक बार पुराना थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ तो बेटा फ्री एक्सपेंशन, मैक्सिमम वर्क डन याद करो। हम लोगों ने 2 तरीके के फॉर्मूला पढ़े थे, रिवर्सिबल वर्क डन के और इरिवर्सिबल वर्क डन के।
ये फॉर्मूला याद करो एक बार, वर्क डन रिवर्सिबल 2.303 एनआरटी लॉग V2/V1, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद है? Yes, ma'am. ओके, चलो उसके बाद बेटा फर्दर हम लोगों ने जब करा तो हम लोगों ने करा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर आ गए थे। हम लोगों ने बात करी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, किसी को स्टेटमेंट याद है फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ये देखो, Yes, ma'am. याद है। बताओ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आप Law लोगों of conversion of energy, ma'am. को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा कन्वर्जन नहीं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है बच्चा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि जो एनर्जी होती है ना तो वो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके बेटा। उसके बाद बेटा हमने डेल्टा एच, डेल्टा यू, एंथैल्पी, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। देखो जिस किसी को डाउट है उसको मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए। देखो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है जो उसकी टोटल एनर्जी होती है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें कि वो कांस्टेंट रहती है, सिस्टम सराउंडिंग को देगा, सराउंडिंग सिस्टम को देगा, पर एनर्जी यूनिवर्स से बाहर नहीं जाएगी। जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग प्रोसेसेस के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है बेटा? इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरीके के हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे। ओके, अब आप बेटा हेडिंग डालो, एंथैल्पी फॉर फेज ट्रांजिशंस। क्या हेडिंग आएगी बेटा? एंथैल्पी फॉर फेज ट्रांजिशन। एक बार सब बच्चे हेडिंग डालेंगे, डाल लिए ये? Yes, ma'am. ओके बच्चे एक बात बताओ, जैसे वाटर है, ठीक है, H2O वाटर, बेटा वाटर रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर हमें किस स्टेट में Liquid. मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता Liquid, sir. है। वेरी गुड। H2O हमें किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। बेटा अगर मैं इस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकती हूँ गैसियस स्टेट में? क्या हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा सकते हैं? यस मैम। कैसे जाएंगे बच्चे? रूम टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक तरीके से वाटर को हीट हीट देनी पड़ेगी। Heat करना पड़ेगा, ma'am. करना पड़ेगा। वेरी गुड। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O के गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में भी आ सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे आएंगे? सॉलिड फॉर्म में कैसे आएंगे? अच्छा ये बताओ। अगर मैं इसको कूल कर दूं तो कूल करने से क्या होगा? ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा? Yes, ma'am. यस ओके। तो अगर मैं इसे कूल कर दूं तो कूल करने से किस में आ जाएगा? H2O सॉलिड में आ जाएगा। बेटा क्या इस प्रोसेस के अलग अलग नाम होते हैं? देखो
होता क्या है बच्चे, जब भी कभी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो जैसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, ट्राइंगल बनाती हूँ, जिस ट्राइंगल को आप अपना बना लो तो उस ट्राइंगल से आपको क्लियर हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैसियस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। बेटा किसी भी तरीके से कोई भी एक फेज किसी भी दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज में जा सकती है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। अच्छा Yes, ma'am. बेटा देखो, जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? वेपराइजेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, वेपराइजेशन बोल रहा हूं। अभी तो बोला लिक्विड से गैस को बोलते हैं, मैं गलत बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ। सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो होता है ना बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसे? अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग। या इसका एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? फ्यूजन। फ्यूजन। और बेटा अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहा होता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसे? फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन। सिमिलरली बेटा अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड हो रहा है तो डिपोजिशन। ये प्रोसेस के नाम है। ये क्या है? प्रोसेस के नाम है। इन सभी प्रोसेस में क्या हो रहा है? फेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, मतलब कि जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके। तो बच्चा होता क्या है कि जब कभी भी प्रोसेस होगा, जब भी कभी सॉलिड से लिक्विड जाएगा या लिक्विड से सॉलिड जाएगा, क्या ऐसे में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी? बताओ। Yes, ma'am. होगी. होगी ना, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो जब भी कभी फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है बेटा, तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी में चेंज आ रहा होता है, मतलब एनर्जी में चेंज आ रहा होता है। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी मैम। यस मैम। हाँ। तो बच्चा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। अब होता क्या है बच्चा, अलग अलग उसके लिए हमारे पास, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये थोड़ा आगे से हो गया था, देखो यहाँ पे बना हुआ भी। और ये प्रोसेस होता किस पर है? टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात इंपॉर्टेंट है, किस पर होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मानो कि अगर मुझे वाटर को, आइस को लिक्विड में लेकर आना है, तो मैं एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे करूंगी ना बच्चे, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब भी हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पर स्क्रीन ऐड करके करती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 मिनट देना बच्चे बस। तो बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, क्योंकि फ्यूजन एंथैल्पी की बात हो रही है तो यहाँ पर ऐसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो बेटा एंथैल्पी फ्यूजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of solid is converted to liquid at a constant pressure and temperature. At constant pressure and temperature. बेसिकली क्या मतलब है बेटा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है।
जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब डिपेंडिंग कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, हमने एंथैल्पी के अलग 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 क्या कर दिए हैं, नाम रख दिए हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस जैसे मैम। मान लीजिए कि घर में कमरे होते हैं, सभी कमरों का नाम रूम है। रूम क्या है? कोई भी एक कमरा। अब वो जो रूम है उस रूम में हम क्या काम करते हैं उसके बेसिस पर अलग 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 नाम पड़ जाते हैं रूम के। एक बेडरूम हो जाता है, एक ड्राइंग रूम हो जाता है, कभी कभी कोई डाइनिंग रूम हो जाता है, कभी कभी कोई लिविंग रूम हो जाता है। सुने ऐसे अलग अलग नाम, यस यस मैम। मैम। है ना? या जैसे बैग है, अब अगर बैग तो एक ही है जिसमें हम सामान लेकर जाते हैं, लेकिन जो बैग ऑफिस लेके जाते हैं उसे ऑफिस बैग बोल देते हैं, किसी को स्कूल बैग बोल देते हैं, किसी को ट्रैवलिंग बैग बोल देते हैं, जिसको ऐसे टेढ़ा टांगे उसे स्लिंग बैग बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम हो जाते हैं ना। तो सिमिलरली बेटा एंथैल्पी का मतलब सेम है। एंथैल्पी का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। और अगर वो रिएक्शन फ्यूजन का हो रहा है, फ्यूजन मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कितना सॉलिड होना चाहिए बेटा? 1 मोल ऑफ सॉलिड। मतलब अगर कि H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, तो इस प्रोसेस में बेटा जो भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड की जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है बच्चे, दैट इज +6 किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब है बेटा कि अगर मेरे को 1 मोल H2O का मतलब समझते हो? 1 मोल ऑफ H2O का क्या मतलब हुआ? बताओ 1 मोल ऑफ H2O का क्या मतलब हुआ? बेटा 1 मोल का मतलब होता है एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? ये नंबर देखा है पहले? यस मैम। बेटा देखो, जैसे एक डजन मतलब होता है ना 12। जो बच्चे अगर क्लास में नए हैं, जिन्होंने नहीं सुना है, उनको मैं दोबारा समझा देती हूँ। जैसे बेटा 12 अगर मेरे पास बुक्स है तो मैं 12 बुक्स के लिए लिख सकती हूँ ना कि 1 डजन बुक है। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, एटम तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि ये जो मैंने छोटी सी डॉट बनाई है, इस डॉट को भी आपको 100 करोड़ टुकड़े करने पड़ेंगे। इस डॉट के अगर आप 100 करोड़ पीसीस करो तो जितना छोटा साइज निकल कर आएगा उतना छोटा एटम होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर मैं 12 एटम ले लूं तो कुछ मतलब निकल कर आएगा? बताओ, एक डजन एटम कुछ वैल्यू रखेंगे हमारे लिए? यस मैम, रखेंगे। नहीं बेटा, एटम बहुत No, छोटा ma'am. होता है, बहुत बहुत छोटा। आप इमेजिन करो एक बार, ये डॉट है ना, ये डॉट दिख रही है आपको? ये वाली डॉट दिख रही है? यस मैम। यस मैम। सोचो कि इस डॉट को आपको 100 करोड़ लोगों को डिवाइड करके दे, 100 करोड़। इस डॉट के आपके 100 करोड़ टुकड़े करने, 10-20 नहीं, 100 करोड़। 1 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़। तो आप सोच पा रहे हो कितना छोटा नंबर है, यस मैम। जो हमें दिख भी नहीं सकता, जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना छोटा बेटा एक एटम होता है। तो इतने छोटे एटम को अगर मैं एक एटम की या 12 एटम की बात करूं तो कुछ मतलब निकल कर आएगा? नहीं मैम। निकल कर आएगा। तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे, बहुत 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 सारे एटम्स एक साथ लेने पड़ते हैं कि वो उनकी हम कुछ बात कर सके, क्योंकि एटम होता ही इतना छोटा है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर निकाला 6.022 इंटू 10⁻23, और इसे हमने क्या बोला, 1 मोल। ये देखो, ये इतना बड़ा नंबर है। जब हम इतने सारे एटम्स एक साथ लेते हैं ना, पता है आपको वाटर के, जब आप इतने सारे वाटर के एटम उठाओगे तब जाके कहीं 18 ग्राम पानी आएगा। ये सोचो, 18 ग्राम पानी में इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब समझ में आया 1 मोल का मतलब? 1 मोल का मतलब इतने सारे यस मॉलिक्यूल्स। मैम। बेटा ये नंबर हमें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि एटम के लिए हमें इतना ही बड़ा नंबर लेना पड़ता है।
तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहाँ समझो 1 मोल H2O सॉलिड मतलब यानी कि 6.02 into 10⁻23 मेरे पास बेटा H2O के सॉलिड पार्टिकल्स हैं और उन्हें मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, H2O लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O लिक्विड में। तो एक बात बताओ, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाती हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? सोच के बताओ। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? जब हमें बर्फ है, बर्फ को पानी के लिए पिघलाना होता है तो उसे गर्मी देनी पड़ती है या गर्मी रिलीज होती है? एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए बेटा आप साइन भी देख रहे हो कितना है, प्लस साइन है। क्या आप देख पा रहे हो साइन कैसा है, प्लस साइन। तो प्लस 6 किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब है बेटा कि 1 मोल H2O को 6 किलोजूल चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 2 किलोजूल को कितनी चाहिएगी, सॉरी 2 मोल को कितनी चाहिएगी? अगर 2 मोल सॉलिड हो तो 12 kg 12 किलोजूल। मोल। तो इसीलिए बेटा जब भी हम लोग एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम लोग एंथैल्पी की बात किलोजूल्स पर मोल में करते हैं। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, और बेटा किस पे बात कर रहे हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर H2O लिक्विड से सॉलिड बनाना है मतलब इसी का उल्टा प्रोसेस हो रहा है ना बच्चा। यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड है, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अभी बताया था ना मैंने आपको, दिस इज नोन एज यस मैम। फ्रीजिंग। तो इसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। एक सेकंड मैं इरेज करके थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, -6 किलोजूल पर मोल। कितना हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो इसने सॉलिड से लिक्विड आने के लिए 6 किलोजूल एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। अब जब ये लिक्विड से वापस सॉलिड में जाएगा तो वही वापस 6 किलोजूल जो इसने एक्स्ट्रा ली थी वो ये क्या कर देगा, अब रिलीज कर देगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। तो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, यस मैम। चले आगे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन तो कर लिया ना। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मैम फ्यूजन एंड फ्रीजिंग एक ही होता है क्या? नहीं बेटा, फ्यूजन होता है जब सॉलिड से लिक्विड जाता है, जो मेल्टिंग होती है ना उसे फ्यूजन बोलते हैं। एक तरीके से आप फ्यूजन इज इक्वल्स टू मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है ना, यस मैम। उसे फ्यूजन बोलते हैं। और जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तब उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट इज बच्चा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा देखो, H पहले लिखकर बाद में भी नाम लिख सकते हो या पहले नाम लिखकर बाद में H लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे लिख सकते हो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका भी आप डेफिनेशन अपने आप ही कर लोगे। इसमें क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी वेपराइजेशन में क्या होता है, when 1 mole of liquid is converted to vapors at constant pressure and temperature. तो अगर वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज हो रही होगी बेटा उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मेरे पास H2O लिक्विड है, 1 मोल की बात कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल।
और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये H2O गैस? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बेटा लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी? बताओ, एनर्जी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है? Release करता है मैम. अच्छा, अगर पानी को गर्म करना हो, पानी की भाप बनानी हो, तो पानी को नीचे से गर्मी देनी पड़ती है कि पानी हमें गर्मी देता है? पानी को गर्मी पानी देनी को पड़ती गर्मी देनी पड़ती पानी को एनर्जी देनी पड़ेगी ना बेटा, देनी पड़ेगी तो साइन कैसा आएगा? प्लस, ठीक है। तो ये कितनी होती है? 40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, अभी भी मैं सेम ही चीज करूं, H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन लेट अस से कि अब मैं कर रही हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब इस केस में बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाती है प्लस 44 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर इतनी होगी, एक दूसरे फिक्स टेम्परेचर पर इतनी होगी। ये बात क्लियर है? पर ये बात फिक्स है कि हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप कभी भी 1 मोल लिक्विड यानी कि 1 मोल वाटर को 1 मोल गैस में करोगे, 1 मोल गैस में, तो आपको 40 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर 25 पे करोगे तो 44 देनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। और बच्चे, अगर हम इसका अपोजिट कर दें, यानी कि अगर मैं गैस से लिक्विड बनाऊं, यहीं पे साइड में लिख रही हूँ बेटा, आप लोग नीचे लिख लेना, मैं सेम ही स्लाइड में लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। स्लाइड चेंज कर दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसलिए इसी स्लाइड में लिख रही हूँ। अगर बेटा H2O गैस से H2O लिक्विड बन रहा है, तो अब बताओ एट 100 डिग्री सेल्सियस इसकी एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? अब आप लोग बताओ। इसको प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एंथैल्पी बताओ कितनी होगी इसकी? देखिए बेटा, जब भी कभी प्रोसेस उल्टा होता है ना, तो एंथैल्पी सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ साइन बदल जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? साइन बदल जाता है। जब वो लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वो 40 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर वो गैस से लिक्विड में आएगा तो वो वही 40 किलो जूल एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो कितनी हो जाएगी? -40 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात क्लियर हुई यस मैम। सभी को? पक्का? Yes, ma'am. मैम ये ऊपर लिख सकते हो क्योंकि दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं एक बार दोबारा लिख, कोई बात। देखो, हमने ये बोला था कि H2O जब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दैट इज प्लस 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर सेम H2O जो गैस है, अगर वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा अब जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि अब गैस से लिक्विड बन रहा है। तो वो कितनी होगी? एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि प्रोसेस को हम सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि ये इसका रिवर्सिबल है, ये इसी का बैकवर्ड रिएक्शन। मान रहे हो इस बात को कि यहाँ पे 1 मोल H2O लिक्विड 1 Yes, मोल ma'am. H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा था, अब हम 1 मोल H2O गैस को 1 मोल H2O लिक्विड में कर रहे हैं। तो जब भी हम कभी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो एंथैल्पी सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? -40 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. और अब हम इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? कंडेंसेशन। क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। Yes, ma'am. बेटा लास्ट है थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच सब। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो दिस इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid directly convert into vapors at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। क्या ये बात क्लियर हुई? देखो मैम एक बार रिपीट कर देना। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली नहीं मैम कन्वर्ट। वो नहीं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का जो आपने मीनिंग बताया था वो। अच्छा बेटा देखो, सब्लिमेशन क्या होता है, जब एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी घर में कपूर देखा है? यस मैम। यस मैम, देखा है। आपने कभी देखा है कि अगर कपूर को खुले में छोड़ दो तो उसका साइज छोटा होता चला जाता है? देखा हाँ है मैम। कभी? तो ऑब्जर्व करिए कि अगर क्योंकि कपूर को कभी खुले में छोड़ दो तो कपूर धीरे 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 कम होता जाता है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि कपूर क्या होता है, उनको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ बेटा। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। ये देखो ये वाली, देखा है बेटा ये कभी? पूजा में यूज होता है ये। यस मैम। तो बेटा अगर आप कभी ये घर में ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप इन्हें खुले में छोड़ दोगे ना, थोड़े टाइम बाद ये गायब हो जाते हैं। गायब कैसे हो जाते हैं? ये वो सॉलिड गैस। डायरेक्टली इसके वेपर्स बनते चले जाते हैं। एक और चीज दिखाती हूँ ऐसे ही। ये वाली बॉल्स देखी है कभी? देखो यस मैम देखिए। कहाँ देखी है ये बताओ? वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन में देखी है, वेरी गुड सुजीत। और किसी ने कहीं देखी है? उज्ज्वला, जयेश, चैतन्या, साक्षी, कभी देखी है बेटा ये वाली बॉल्स कहीं पर? कभी नहीं कभी सर्दियों के कपड़े नहीं रखते हैं ना, मैम। सब उनमें रख देते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे। ये वॉश बेसिन में भी होती है बेटा। कभी कभी दिखाती हूँ, देखो वॉश बेसिन की अगर कोई फोटो दिखेगी तो आप लोगों को शायद देखकर याद आ जाए कि हाँ ये तो हमने वॉश बेसिन में देखा है। ये देखो, कभी देखा है ऐसे किसी वॉश बेसिन में ऐसे 3 गोलियां पड़ी होती हैं? ये देखो, यस मैम। यस मैम, देखा है। देखा है ना? तो बेटा ये जो नैप्थलीन की बॉल्स होती है ना, ये भी थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? क्योंकि ये भी डायरेक्टली सबलाइम हो जाती है। सबलाइम मतलब इनके सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स बनने लग जाते हैं। क्या अब ये बात क्लियर हुई? यस यस मैम। मैम। हाँ। तो बेटा इसी चीज के लिए जब कभी भी ये वाला प्रोसेस होता है तो वहां पे जो भी एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो अगर मान लो H2O का सब्लिमेशन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि अभी H2O सॉलिड है और H2O सॉलिड से सीधा क्या बन रहा है? H2O गैसियस। क्या बन रहा है? H2O गैसियस। और ये कब बन रहा है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी बेटा वो होती है प्लस 50
किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 50 किलो जूल पर मोल। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो ना बेटा तो ये 50 कैसे आया है। देखो हमें पता है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली तो सॉलिड से गैसेस में नहीं आता ना। पहले क्या होता है जो वाटर होता है वो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है। यस मैम। तो बेटा यहाँ पे कितनी एंथैल्पी हो रही होती है, इस एंथैल्पी को हम बोलते हैं फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जो फ्यूजन एंथैल्पी थी बेटे वो कितनी थी +6 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली बेटा फिर जब ये H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस टाइम पे जो बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है ना ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। वो आपके पास नियरली हो जाती है 45 मान लो यहाँ पर 45 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने यहाँ पर तो 40 लिखा हुआ है। बेटा ये 40 है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 40 किस पर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बट अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 45। तो बेटा पहले H2O सॉलिड से लिक्विड में जाएगा फिर लिक्विड से गैस में जाएगा तो टोटल एंथैल्पी कितनी यूज हो गई 51 किलो जूल पर मोल। तो यहां से आई है कि टोटल एंथैल्पी कितनी हो रही है 51 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात क्लियर हुई आपको। यस मैम। यस मैम। पक्का। तो इसका मतलब बेटा अगर कोई रिएक्शन अलग अलग स्टेप्स में हो रहा होता है तो टोटल एंथैल्पी निकालने के लिए हम उन सभी स्टेप्स के एंथैल्पी जो है उनको प्लस भी कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई। इसी बात को हम आगे भी पढ़ेंगे बट इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर। यस मैम। यस मैम। चलें आगे। यस मैम। रुकिए मैम 1 मिनट। हाँ ओके। थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा। हो गया मैम। हो गया चलो बेटा। यहाँ पर तो अभी तक हमने किसकी बात करी थी फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैस जा रहा है या सॉलिड से गैस जा रहा है। तो ये तो सारी हमने बात करी थी फेज ट्रांजिशन की। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ड्यूरिंग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। एक सेकंड। एंथैल्पी फॉर एटॉमिक मॉलिक्यूलर चेंज। कि अब अगर एटॉमिक के किसी एक एटम के एटम में या मॉलिक्यूल पे कोई चेंज आ रहा है तो वहां पर भी कुछ कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं बेटा। वहां पे भी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होती है रिलीज हो रही होती है। तो हम उन एंथैल्पीज की बात करेंगे। इसमें बेटा जो हम सबसे पहले बात करेंगे दैट विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ये। क्या आपको ये वर्ड सुना सुना लग रहा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। यस मैम। यस मैम। किसी को पता है क्या होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H आयन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। देखो बेटा आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब समझो। आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। मतलब क्या हुआ इसका यहाँ पे समझिए।
अच्छा एक बात बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को पता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, काउंट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 11। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। वेरी गुड, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे बेटा क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्या ये याद है आप लोगों को? Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताओ, एकदम ऑनेस्टली बताना, क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है? किसी को भी डाउट नहीं है? किसी को डाउट है तो वो बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दूंगी। तो बेटा अभी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा अगर मेरे को सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो क्या हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी सोडियम को? जब हम इस सोडियम को एनर्जी देंगे तब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। क्या ये बात सभी को पता है? जब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ। तो बेटा जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो बेटा ये क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी it is the change in enthalpy when an electron is removed from one mole of gaseous atom। बेटा हम हमेशा एटम को किस फॉर्म में लेते हैं, गैसियस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि सॉलिड या लिक्विड में से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, गैसियस फॉर्म में फिर भी निकल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर Na गैस है और इस Na गैस से अगर मैं Na+ बनाऊं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसके लिए जो हमें एंथैल्पी देनी पड़ती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, विच इज इक्वल्स टू 494 किलो जूल्स पर मोल। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. हाँ जी। तो बेटा अलग अलग एटम्स को अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है, किसी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, किसी को कम देनी पड़ती है। कोई इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो उसे कम देनी पड़ती है, कोई बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये होती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? जैसे बेटा एक Yes, एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। मान लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3p5। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर मुझे Cl से Cl+ बनाना हो ना और एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो पता है हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1295, या फिर मतलब 1250 किलो जूल पर मोल। देखो सोडियम के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना इसे। सोडियम के अंदर हमें सिर्फ 494 एनर्जी देनी पड़ रही थी, और यहाँ पे हमें कितनी देनी पड़ रही है, 1250 किलो जूल पर मोल देनी पड़ रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ। तो बेटा ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ये हमें बहुत सारी चीजें समझने में हेल्प करती है। आप 12th में ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे जहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. Next is electron gain enthalpy. Next is electron gain enthalpy. बेटा जैसे आयोनाइजेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ऐसे ही जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। एक जो एटम है वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. हाँ जी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा एच ईजी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, देखो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो उसे एनर्जी देनी ही पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे भी प्लस साइन था और यहाँ पे भी प्लस साइन था। लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मान लो कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्लोरीन का क्या बन जाएगा बेटा, Cl माइनस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जी मैम। है ना? तो बच्चे क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो कि स्टेबल है। तो अब होता क्या है बेटा कि जब कभी ये इसको स्टेबिलिटी मिल रही होती है, तो कभी कभी एनर्जी रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्लोरीन, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, is the change in enthalpy when 1 mole of gaseous element accepts an electron, accepts इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि अगर यहाँ पे Cl है गैसियस फॉर्म में, और ये Cl को एक इलेक्ट्रॉन हम दे दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा बेटा गैसियस फेम में। और इसकी जो एंथैल्पी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो होती है -349 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। माइनस का साइन का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लस का मतलब है हम एनर्जी दे रहे हैं, और माइनस का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। डन? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आया? यस मैम। है ना? बाकी भी बेटा और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़नी है हमें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके मैम। यहाँ तक अच्छे से लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो बता। मैम एक बार वो आयोनाइजेशन का आप बोल रहे थे ना, अगर नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन कैसे निकालते? क्या बेटा? तो कॉन्फ़िगरेशन का मैम निकालना है, तो कैसे निकालते वो नहीं आता है मैम। अच्छा बेटा, मैं एक काम करूंगी, मैं उसके ऊपर एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना दूंगी, तो जिस किसी को भी देखना हो वो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है? यस मैम। ठीक है बेटा। ओके, चलिए बेटा, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं थैंक नेक्स्ट यू क्लास। मैम। बाय मैम, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट बेटा, मैम गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।